तो अब हम देखेंगे कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी। कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी का मतलब क्या होता है? तो पहले हमने देखा नॉन करंट लायबिलिटी, जो लायबिलिटी आपको 1 साल या उससे ज्यादा ड्यूरेशन के बाद पे करना है। फिर देखा करंट लायबिलिटी, जो लायबिलिटी आपको विद इन द ईयर पे करना पड़ता है, दैट इज कॉल्ड एज करंट लायबिलिटीज। अभी हम देखेंगे कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी। अब कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी क्या होता है? तो कॉन्टिंजेंट इस वर्ड का मतलब होता है कंडीशनल। कॉन्टिंजेंट का मतलब होता है कंडीशनल। तो अब कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी का मतलब होता है एक ऐसी लायबिलिटी कि जिसका पैसा आपको देना भी पड़ सकता है और नहीं भी देना पड़ सकता है, विच डिपेंड अपॉन फ्यूचर इवेंट। ऐसी लायबिलिटी कि जिसका पैसा आपको देना भी पड़ सकता है और नहीं भी देना पड़ सकता, जो किस पे डिपेंड है? फ्यूचर के इवेंट पे। तो ऐसे लायबिलिटी को हम कौन सी लायबिलिटी कहते हैं? कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी। अब कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी से पहले हमने जो दोनों लायबिलिटीज देखी, ये सर्टन है, यहां पे कंफर्म है कि आपको पैसा देना है। यहां पे पैसा आपको मोर देन 1 ईयर के बाद देना है, यहां पे पैसा आपको विद इन द ईयर देना है। बट कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी में आपको पैसा देना या नहीं देना ये अभी तक सर्टन नहीं है। दैट्स व्हाई इसे बोला जाता है अनसर्टन लायबिलिटीज। इसी को हम क्या कहते हैं? अनसर्टन लायबिलिटीज। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए सपोज मैंने किसी से कोई चैलेंज लगाई, से फॉर एग्जांपल अभी बरसात के दिन चालू है, तो मैं बच्चों से चैलेंज लगाता हूं कि आज बारिश नहीं होगी। बच्चे बोलते आज बारिश होगी, तो हमने एक चैलेंज लगाया कि बारिश हुई तो आप मुझे 500 रुपीज दोगे और नहीं हुई तो मैं आपको 500 रुपीज दूंगा। तो बारिश नहीं हुई तो मैं आपको 500 रुपए दूंगा और हुई तो आप मुझे दोगे। तो अब इस केस में हम दोनों के लिए 500 रुपीज देने भी पड़ सकते हैं और नहीं भी देने पड़ सकते हैं, जो किस पे डिपेंड है? बारिश के इवेंट पे। तो कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी का मतलब होता है एक ऐसी लायबिलिटी जो आपको पे भी करनी पड़ सकती है और नहीं भी पे करनी पड़ सकती है, विच डिपेंड अपॉन फ्यूचर इवेंट। Those liability which may or may not occur which depend upon future event। जो पैसा आपको देना भी पड़ सकता है और नहीं भी देना पड़ सकता है, तो ऐसे लायबिलिटीज को हम कहेंगे कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी। और ये लायबिलिटी बैलेंस शीट, जब आप आपके बिजनेस के फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाओगे तो स्टेटमेंट में एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट होता है, दैट इज बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट में हम कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी को काउंट नहीं करते हैं, उसे हम फुट टू नोट बैलेंस शीट के नीचे सिर्फ नोट में क्या करते हैं? शो करते हैं। और ये अमाउंट बैलेंस शीट के टोटल में काउंट नहीं की जाती, क्योंकि ये क्या है? अनसर्टन है। जब तक इवेंट हैपन नहीं होगा तब तक ये सर्टन नहीं होगी। तो कॉन्टिंजेंट लायबिलिटीज का मतलब होता है ऐसी लायबिलिटी जो आपको देना भी पड़ सकता है और नहीं भी देना पड़ सकता है, विच डिपेंड अपॉन फ्यूचर इवेंट। दैट्स व्हाई उसे हम क्या कहते हैं? अनसर्टन लायबिलिटीज। और बाकी के दोनों लायबिलिटीज को हम क्या कह सकते हैं? सर्टन। और ये सर्टन है बोल के उनको बैलेंस शीट में लिखा जाता है, बैलेंस शीट के टोटल में ये इंक्लूड होते हैं, बट ये अनसर्टन है। दैट्स व्हाई उसे हम बैलेंस शीट्स में रिकॉर्ड नहीं करते हैं और हम इसे बैलेंस शीट के नीचे फुट टू नोट में क्या करते हैं? शो करते हैं। अब बोलोगे फिर बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी क्या है? तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी के एग्जांपल्स है, जैसे से फॉर एग्जांपल आपके बिजनेस के कोई मैटर कोर्ट में पेंडिंग है। जैसे फॉर एग्जांपल आपके फैक्ट्री में कोई वर्कर काम कर रहा था, ड्यूरिंग द वर्किंग आवर्स उसका एक्सीडेंट हो जाता है और वो उसमें क्या हो जाता है? इंजर्ड हो जाता है। तो उस इंजरी के अगेंस्ट में वो कंपनी पे क्लेम करता है कि कंपनी ने मुझे 5 लाख रुपए देने चाहिए, बट कंपनी ये 5 लाख रुपए देने के लिए एग्री नहीं है। तो अब ये मैटर क्या होता है? कोर्ट में चला जाता है। ये मैटर कहां चला जाता है? कोर्ट में। तो अब कोर्ट डिसाइड करेगा कि कंपनी को वो पैसा उस वर्कर को देना है या नहीं देना है। सपोज कोर्ट का डिसीजन कंपनी के फेवर में आया
तो हमें वो पैसा देने की जरूरत नहीं है, बट वही रिजल्ट कंपनी के अगेंस्ट में आता है तो कंपनी को वहां पे 5 लाख रुपए सामने वाले को क्या करना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा। तो वर्कमैन कॉम्पेंसेशन ये आपके लिए आपकी क्या हो सकती है, कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी। बिकॉज ऑफ यहां पे आपको पैसा देना भी पड़ सकता है और नहीं भी देना पड़ सकता, दैट्स व्हाई वो आपके लिए आपकी क्या है, कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी। तो जो भी आपके लीगल मैटर्स या जो भी बिजनेस के केसेस कोर्ट में पेंडिंग है तो वो आपके लिए आपकी कौन सी लायबिलिटी है, कॉन्टिंजेंट लायबिलिटीज। इसका सेकेंड एग्जांपल है वैल्यू ऑफ बिल डिस्काउंटेड विद अ बैंक। तो कॉन्टिंजेंट लायबिलिटीज के एग्जांपल है, एक है वैल्यू ऑफ बिल डिस्काउंटेड विथ बैंक। वैल्यू ऑफ बिल डिस्काउंटेड विद अ बैंक। अब ये एग्जांपल क्या होता है ये हम समझ के लेते हैं। इससे 2 पर्सन है, एक है मिस्टर ए और दूसरा है मिस्टर बी। मिस्टर ए ने मिस्टर बी को क्रेडिट से उधारी में गुड्स बेचे हैं 30,000 रुपीस के। तो जो पर्सन गुड्स बेचता है दैट इज कॉल्ड एज सेलर, जिसने परचेज किए उसी को हम कहते हैं बायर। ओके, अब जब मिस्टर ए मिस्टर बी को पैसे की बात करता है तो मिस्टर बी बोलता है कि ये पैसा मैं आपको 3 मंथ्स आफ्टर, 3 महीने के बाद दे दूंगा। तो अब मिस्टर ए एंड मिस्टर बी में जो ट्रांजैक्शन हुआ वो क्रेडिट सेल है, और जब भी हम किसी के साथ कोई क्रेडिट सेल करते हैं तो क्रेडिट सेल में अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बायर एंड सेलर में एक रिलेशनशिप आती है। मिस्टर ए को बी से पैसा आना है तो ए के पॉइंट ऑफ व्यू से मिस्टर बी उसका क्या बन जाएगा, डेटर्स, और मिस्टर बी को ए को पैसा देना है तो मिस्टर ए क्या बन जाएगा, क्रेडिटर्स। तो ये 2 टर्मिनोलॉजी काफी इंपॉर्टेंट है जो हम आगे लेने वाले हैं। तो शॉर्ट में समझ लीजिए, डेटर, डेटर का मतलब होता है जो लोग जिनसे हमें पैसा आना है। नेक्स्ट है क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स का मतलब होता है वो लोग जिनको हमें पैसा देना है। तो ए बन गया क्रेडिटर्स, बी बन गया बायर। बट अब क्रेडिटर्स को अपने डेटर्स पे भरोसा नहीं है कि वो इन फ्यूचर आफ्टर 3 मंथ्स पैसा देगा या नहीं देगा। तो मिस्टर ए अपनी रिस्क को सिक्योर करने के लिए, मिस्टर ए को कंफर्म 3 महीने बाद पैसे चाहिए, बट मिस्टर बी देगा इसकी कोई श्योरिटी है क्या, नहीं। तो मिस्टर ए मिस्टर बी पे क्या करता है, बिल बनाता है। तो जब हम किसी पर्सन पे बिल बनाते हैं तो जो पर्सन बिल बनाता है दैट इज कॉल्ड एज ड्रॉवर, और जिसपे हमने बिल बनाया दैट इज कॉल्ड एज ड्रॉविंग। DRAWER ड्रॉविंग। तो ए बन गया ड्रॉवर, बी बन गया ड्रॉविंग। अब ए को बिल का पैसा आना है और जिन बिल के पैसे आपको आने हैं वो होते हैं आपके लिए आपके बिल्स रिसीवेबल। क्या होते हैं, बिल्स रिसीवेबल। और बी को बिल का पैसा देना है तो वो उसके लिए हो जाएंगे उसके बिल्स पेबल। तो जिन बिल का पैसा हमें देना है दैट इज बिल्स पेबल, जो हमने इसके पहले भी देखा करंट लायबिलिटीज में। अब मिस्टर ए को पैसा आना है तो ये मिस्टर ए के बिल्स रिसीवेबल है, और बिल्स रिसीवेबल वन टाइप ऑफ की आपकी असेट्स होती है, उसको हम बाद में समझ के लेंगे। तो अभी मिस्टर ए की बिल्स रिसीवेबल ये क्या है, वन टाइप ऑफ असेट है। अब ये बिल्स रिसीवेबल का पैसा मिस्टर ए को कितने महीने बाद मिलने वाला है, 3 महीने बाद, आफ्टर 3 मंथ्स। पर मिस्टर ए को इमीडिएटली पैसे की जरूरत है, मिस्टर ए को इमीडिएटली पैसे की जरूरत है, बट मिस्टर ए के पास अभी तो राइट नाउ पैसा नहीं है। तो मिस्टर ए
अपने बिल्स रिसीवेबल सेल आउट करता है, सेल आउट करता है किसे? बैंक्स को। बिल्स रिसीवेबल ये एक निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होता है, या फिर कुछ चीजें हैं जो पैसे की जैसे आप लेन देन के लिए यूज कर सकते हैं, तो उन चीजों को बोला जाता है निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। उसमें 3 चीजें आती है। एक होता है चेक, आप चेक थ्रू भी लेन देन कर सकते हो। नंबर 2 आता है आपका बिल्स रिसीवेबल, ये भी आपके लिए आपका, या फिर बिल्स ऑफ एक्सचेंज, ये भी आपके लिए आपका वन टाइप ऑफ निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है। एंड नंबर 3 है प्रोमिसरी नोट्स। ये 3 ऐसे डॉक्यूमेंट्स है जो आप पैसे की जगह लेन देन में यूज कर सकते हैं। तो मिस्टर ए को पैसे की जरूरत है, बट मिस्टर ए को बिल्स रिसीवेबल का पैसा कब आने वाला है? 3 महीने बाद। तो अब वो 3 महीने तो वेट नहीं कर रहा है, तो वो क्या कर रहा है? ड्रॉवर अपना बिल सेल आउट कर रहा है, बेच दे रहा है। किसे? बैंक्स को। बैंक का काम होता है बिल्स रिसीवेबल को परचेज करना और उसके अगेंस्ट में सामने वाले को पैसा देना, बट बैंक कभी भी पूरा का पूरा पैसा नहीं देती। सपोज से फॉर एग्जांपल बिल था 30,000 का, 30,000 में से बैंक ने अपने 1,000 के चार्जेस रिड्यूस कर लिए और सामने वाले पर्सन को बैंक ने राइट नाउ कितने पैसे दिए? 29,000। तो जब ड्रॉवर अपना बिल बैंक को सेल आउट करेगा तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं डिस्काउंटिंग ऑफ अ बिल। से हम क्या कहते हैं? डिस्काउंटिंग ऑफ अ बिल। जब ड्रॉवर को पैसे की जरूरत है और उस सिचुएशन में ड्रॉवर अपने बिल बैंक को सेल आउट करेगा, तो उस सिचुएशन को हम क्या कहेंगे? डिस्काउंटिंग ऑफ अ बिल। तो ये हो गया बिल बैंक से हमने डिस्काउंट करवाया। अब 3 महीने बाद मिस्टर बी उसी को पैसा देता है जिसके पास ओरिजिनल बिल है। अब ओरिजिनल बिल किसके पास चले गए? बैंक्स के पास। तो 3 महीने बाद मिस्टर बी ने किसको पैसे देने चाहिए? बैंक को। पर 3 महीने बाद मिस्टर बी बैंक को पैसा नहीं देता है, तो अब बैंक को तो पैसा नहीं मिला, तो अब बैंक किसको पकड़ेगी? तो बैंक किसको पकड़ेगी? मिस्टर ए को, बिकॉज ऑफ बिल किसने बैंक को बेचे थे? मिस्टर ए ने। तो जो बिल हम बैंक से डिस्काउंट करवाते हैं, जो बिल हम बैंक से डिस्काउंट करवाते हैं, वो बिल जब तक ऑनर नहीं होते, अब बिल ऑनर होने का मतलब होता है सपोज 3 महीने बाद मिस्टर बी बैंक को बराबर पैसे दे दे, तो उसे हम कहते हैं ऑनर ऑफ अ बिल। पर सपोज मिस्टर बी ने बिल का पैसा नहीं दिया, तो वो बिल ऑनर हुआ क्या? नहीं, वो क्या हुआ? डिसऑनर। और जब भी बिल डिस्काउंटेड बिल डिसऑनर होगा, तो उस केस में बैंक को इमीडिएटली मिस्टर ए क्या करेगा? बैंक को इमीडिएटली बैंक का पैसा पे करेगा। तो जो बिल हम बैंक से डिस्काउंट करवाते हैं, वो बिल जब तक वो बिल ऑनर नहीं होते तब तक वो बिल मिस्टर ए के लिए, मिस्टर ए की कौन सी लायबिलिटी है? कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी। क्योंकि यहां पे मिस्टर ए को पैसा देना भी पड़ सकता है और नहीं भी देना पड़ सकता है। सपोज बी ने दे दिया तो ए को देने की जरूरत नहीं है, बट बी नहीं देगा तो मिस्टर ए को इमीडिएटली बैंक को पैसा देना पड़ सकता है। तो ये वैल्यू ऑफ डिस्काउंटेड बिल, वैल्यू ऑफ बिल डिस्काउंटेड विद अ बैंक, ये आपके लिए आपकी कौन सी लायबिलिटी है? कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी। और सेकेंड एग्जांपल है केसेस पेंडिंग इन कोर्ट ऑफ लॉ। आपके बिजनेस के जो भी लीगल मैटर्स कोर्ट में पेंडिंग है, वो आपके लिए आपकी क्या हो सकती है? कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी। समझ में आ गया है? तो कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी का मतलब होता है ऐसी लायबिलिटी जो आपको देना भी पड़ सकती है और नहीं भी देना पड़ सकती है, विच डिपेंड अपॉन फ्यूचर इवेंट। और इसे हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, बैलेंस शीट्स में रिकॉर्ड नहीं करते बिकॉज ऑफ ये कैसी है? अनसर्टन है, ये कंफर्म नहीं है। और बाकी के दोनों लायबिलिटीज बैलेंस शीट में रिकॉर्ड होती है और उनको हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करते हैं और उनको बैलेंस शीट के टोटल में काउंट भी किया जाता है। तो बिजनेस के लायबिलिटीज को हमने कितने पार्ट्स में डिवाइड किया? 3 पार्ट्स, नॉन करंट लायबिलिटीज, करंट लायबिलिटीज एंड कॉन्टिंजेंट लायबिलिटीज। नॉन करंट लायबिलिटीज, जो लायबिलिटी आपको 1 साल बाद या उससे ज्यादा ड्यूरेशन के बाद पेएबल है,
कॉन्टिंजेंट जो लायबिलिटी विद इन द ईयर पे करनी है, सॉरी करंट लायबिलिटी जो लायबिलिटी आपको विद इन द ईयर पे करनी है, कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी जो आपको देनी भी पड़ सकती है और नहीं भी देनी पड़ सकती है, विच डिपेंड अपॉन फ्यूचर इवेंट। ऐसे लायबिलिटीज को हम कहते हैं कॉन्टिंजेंट लायबिलिटीज। तो यहाँ पे हमारे लायबिलिटीज के टाइप कंप्लीट हो जाते हैं। इफ इन केस किसी स्टूडेंट को कोई भी प्रॉब्लम है, तो इसके पहले जो भी अपने लेक्चर्स हुए, तो उन लेक्चर्स में हमने पहला कंसेप्ट देखा है कैपिटल, दूसरा कंसेप्ट देखा हमने लायबिलिटीज एंड टाइप्स ऑफ लायबिलिटीज। तो इन लेक्चर्स में किसी भी स्टूडेंट को कोई भी प्रॉब्लम है या कोई भी डाउट डिफिकल्टीज है, तो वो स्टूडेंट पर्सनली मुझे कांटेक्ट कर सकता है और उसके जो भी डाउट डिफिकल्टीज है, मैं आपके जो भी क्यूरीज है वो पूरे आपको सॉल्व करके दूंगा। तो मेरा कांटेक्ट नंबर है 9545456814 और मेरा नाम है गौतम सर। तो किसी को भी अपने लेक्चर्स में कोई भी डाउट या डिफिकल्टीज है या जो भी पार्ट्स अभी तक मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, उसमें से कोई भी चीज आपको समझ में नहीं आई है, तो आप प्लीज मुझे कांटेक्ट कीजिए इस नंबर पे और आपके जो भी डाउट डिफिकल्टीज होंगी, मैं ऑल डाउट डिफिकल्टीज एज वेल एज जो पार्ट आपको क्लियर नहीं हुआ है वो फिर से एक्सप्लेन करूंगा। तो आज के लिए हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। थैंक यू।